गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एमएस टेबल एजुकेशन। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जो साइंस है उसका हमारा जीव विज्ञान का जो फिजिक्स का जो लेसन नंबर 14 है ऊर्जा के स्रोत, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा की। ऊर्जा है क्या? एनर्जी। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। जब हम जैसे इसमें दिया गया है पहला पॉइंट, ऊर्जा के विभिन्न रूप तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यानी ऊर्जा को विभिन्न रूप या किसी एक ही रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। अच्छा, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होगा ऊर्जा प्राप्त करना हमें, कि हम ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे, किन किन माध्यमों से। तो ऊर्जा के स्रोतों के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाई देखो, काम करने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्लस और भी जो जो चीजें हैं, जैसे कि खाना बनाने के लिए उसमें उष्मा लगती है कि ऐसे पानी डालो और नीचे पानी रख दो खाना बन जाएगा, तो ऐसा तो संभव है नहीं। इसीलिए उसमें आग जलाई जाएगी या गैस चूल्हा जलाया जाएगा, तो ऊर्जा तो एक प्रकार से लगेगी है। उसके बाद प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यानी जो प्रकाश उत्पन्न होता है ये भी ऊर्जा से होता है, इसके लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यातायात के लिए, हमारे यातायात के साधन चलते हैं, उनमें अगर ईंधन के माध्यम से ऊर्जा ना दी जाए तो वो कैसे चलेंगे? तो इन सब चीजों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मशीनों को चलाने के लिए, उद्योग एवं कार्य, कृषि कार्य में, तो सब चीज में ऊर्जा का सब में एक अहम रोल होता है, इसकी अलग ही बात होती है। अच्छा, ये तो ऊर्जा की आवश्यकता क्यों थी? तो आवश्यकता में हम लोगों ने जाना खाना बनाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यातायात के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, उद्योग एवं कृषि कार्य में। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण। तो जो ऊर्जा के उत्तम स्रोत यानी उच्च स्रोत हैं, जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उनके क्या लक्षण है, उनके क्या कैरेक्टरेज है, उनके बारे में हम अभी इसमें बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा दिया है, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, उच्च कैलोरीफिक माप। तो ये एक लक्षण है ऊर्जा का। सस्ता एवं सरलता से सुलभ हो। भाई कौन नहीं चाहेगा कि ऊर्जा हमें फ्री में मिल जाए या आसानी से मिल जाए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। अच्छा, ऊर्जा के माध्यम से क्या होता है? जैसे धीरे धीरे हम अपने शरीर से ऊर्जा लगाएंगे। भाई दफे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं साइकिल चला रहा हूं, तो जब धीरे धीरे मैं चलाऊंगा, कम ऊर्जा लगाऊंगा तो वह धीरे चलेगी, लेकिन उसमें मैं ज्यादा ताकत लगाऊंगा, जितनी तेज पैडल मारूंगा तो वो और ज्यादा अच्छे से चलेगी। तो भाई सरलता और सुलभ ये सब लोग चाहते हैं। तीसरा है भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। परिवहन का मतलब है जब चीजें चले तो उसमें आसानी आए, ऊर्जा का उपयोग ये ना हो कि ज्यादा ज्यादा ऊर्जा लगे और काम कम हो रहा हो। प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो, और ऊर्जा ऐसी होनी चाहिए जिसे हम आसानी से प्रयोग में ला सकें, ऐसी ना हो कि जिसका हमें कोई उपयोग ना हो, और पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। ये एक इसका मुख्य लक्षण हो कि मतलब ऊर्जा हम प्राप्त तो कर रहे हैं, एनर्जी हम ले तो रहे हैं, प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारे एनवायरमेंट को क्या इफेक्ट हो रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो ऊर्जा के अंतर्गत आता है, ऊर्जा के स्रोतों के अंतर्गत, जिसे हम ईंधन बोलते हैं। अब ईंधन के बारे में जानेंगे। वह पदार्थ जो जलने पर उष्मा तथा प्रकाश देता है ईंधन कहलाता है। तो ईंधन किसे कहते हैं? जो जले और जलने पे हमें दो चीजें दे, उष्मा और प्रकाश। उष्मा जिसे हम कार्य करेंगे, प्रकाश तो इसे ही हम ईंधन कहते हैं। अच्छा, अच्छे ईंधन के गुण क्या होते हैं? अभी तो हमने ईंधन के बारे में जाना कि जो हमें जलने पे उष्मा तथा प्रकाश देता है। उष्मा का मतलब क्या होता है? उष्मा का मतलब होता है आग जब जलती है तो लौ निकलती है, उसे ही हम उष्मा कहते हैं। प्रकाश मतलब उजाला, रोशनी, वही हमारा ईंधन कहलाता है। भाई दफे मैं आपको एग्जांपल देके बताना चाहता हूं कि पहले हमारा केरोसिन मिट्टी का तेल आता था, उसको अगर हम हल्का भी डाल दें, माचिस लगाते थे तो वो जलता था, तो उसके जलने से हमें आग भी मिलती थी और प्रकाश भी मिलता था, दोनों चीजें होती थी। और पहले के समय में जब बिजली का अभाव था, देखो अब बिजली हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बिजली की कमी थी, तब इन सब चीजों का उपयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता था। ठीक है।
तो ईंधन के मतलब जो गुण है उनके बारे में, उच्च कैलोरीफिक माप, यानी उसका जो कार्बन की गुणवत्ता है वो उसमें कम होनी चाहिए, ठीक है, उसकी मतलब कैलोरीफिक माप उच्च होनी चाहिए। अधिक धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न ना करे। जैसे मैंने आपको बताया, हम ईंधन ऊर्जा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि हम पन्नी जला रहे हैं, पाइप जला रहे हैं, टायर जला रहे हैं। इससे हमारे इन्वायरमेंट हमारा प्रदूषित होगा और जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो इसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस ऊर्जा का हम उपयोग करें, जिस एनर्जी का, उससे अधिक धुआं ना हो और गैसें उत्पन्न ना हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा मध्यम ज्वलन ताप होना, और उसका जो मध्यम ज्वलन ताप है वो मध्यम होना, ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो। तो ये चीजें भी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो। भाई कौन नहीं चाहेगा कि हमें जो ऊर्जा मिले वो सस्ती मिले, आसानी से मिलेगी, सब लोग यही चाहेंगे। आसानी से जले, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ईंधन क्या है, ईंधन जो हमें उष्मा प्रकाश प्रदान करता है, उष्मा और प्रकाश, तो उष्मा प्रकाश कब प्रदान होगा, जब आसानी से वो जलेगा। अगर वो जलेगा ही नहीं तो वो बेकार है, उसका कोई महत्व तो है नहीं। उसके बाद तीसरा, भंडारण और परिवहन में भी आसान हो, और ऐसा भी हो जिससे हम आसानी से स्टोर कर सके, कहीं पे रख सके और लाने जाने में हमें कोई असुविधा महसूस ना हो। उसके बाद हम बात करेंगे ऊर्जा के स्रोत की। तो ऊर्जा के हमारे स्रोत होते हैं दो प्रकार के। अभी तक हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा, ईंधन क्या है इनके बारे में जाना। अब हम जानेंगे ऊर्जा के स्रोत के। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो हमारा होता है पारंपरिक स्रोत, दूसरा होता है वैकल्पिक या गैर परंपरागत। अच्छा, पारंपरिक का मतलब क्या होता है? पारंपरिक शब्द हमारा परंपरागत, यानी जो पहले से चीजें चली आ रही है, पहले से जैसे जिन चीजों का उपयोग होता चला जा रहा है उन चीजों के बारे में कहने का मतलब है। तो हमारी परंपरागत चीजें क्या हो गई? जो चीजें पहले से चली आ रही हैं, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, वैकल्पिक और गैर परंपरागत, तो ये तो मतलब क्या कहते हैं कि हम इसका कोई वो नहीं। अब जैसे पारंपरिक जो उपयोग की जा रही है उनके बारे में जानेंगे कौन कौन सी चीजें हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों में हमारा सबसे पहला आएगा जीवाश्म ईंधन, जो कि कोयला, पेट्रोलियम कहलाता है। ये हमारा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, इसे काफी लंबे समय से यूज किया जा रहा है। तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा, बायोमास, पवन ऊर्जा, तो ये सब हमारे पारंपरिक ऊर्जा के साधन हैं या ऊर्जा के स्रोत हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद वैकल्पिक या गैर पारंपरिक स्रोतों की बात करेंगे तो आजकल सौर ऊर्जा या सौर कुकर या सोलर पैनल, इन सब चीजों का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। इससे होता क्या है, देखो ऊर्जा भी मिलती है और हमारे उसकी बचत भी होती है पैसों की, तो इनका उपयोग भी किया जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे समुद्रों से ऊर्जा, ज्वारी तरंग, महासागरी। तो समुद्रों से कौन सी ऊर्जा, जो ऊर्जा निकलती है उसे हम ज्वारी तरंग या महासागरी तरंग कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट की बात करेंगे भूतापीय ऊर्जा। नंबर 4 पॉइंट की बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा। तो ये सब हमारे गैर परंपरागत जो है वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। अब हम सबके बारे में धीरे धीरे अच्छे से जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि हमारा 20 नंबर का एमसीक्यू आना है 70 से, और 20 नंबर का एमसीक्यू हम तभी हल कर पाएंगे जब हम इन टॉपिकों को, इन पॉइंट को एक एक को अच्छे से जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अन्यथा हम इसको अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे अगर हम इनको जानेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की बात करेंगे। अब ये है क्या, इसके बारे में भी हल्का जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया, ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया, जो पुराने समय से पहले लोगों के द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं वही हमारे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, बायोमास, ये हमारा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। उसके बाद अब क्या है जीवाश्म ईंधन, इसके बारे में भी बात हो जाए कुछ बहुत। तो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म से प्राप्त ईंधन हमारा जीवाश्म ईंधन कहलाता है। अच्छा, ये कहां प्राप्त होता है? एग्जांपल देखेंगे, कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, क्योंकि यह जीवाश्मों के विखंडन से बनके मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण, अनवीनीकरण स्रोत, तो ये सब हमारे जीवाश्म ईंधन के मतलब माध्यम है जिनको हम देखेंगे यहां पे। भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है। तो यानी अगर पूरे विश्व में 100% कोयला भंडार है तो उसका भारत में कितना है? 6% है, यानी 94 अदर कंट्रीज में है और 6% हमारे भारत में उपस्थित है कोयले का भंडार, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर 250 वर्षों तक बने रहेंगे। अगर हम जिस हिसाब से इसका उपयोग कर रहे हैं वैसे ही करते जाए तो 250 वर्षों तक हम इसका उपयोग लगातार कर सकते हैं।
है जो हमारे जीवाश्म ईंधन है। तो आपको भी पता है अगर कोई भी चीज होती है तो उससे कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। अब हम इसको देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन जलाने पे हमें कौन कौन से प्रदूषण उत्पन्न होते हैं और कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो जीवाश्म ईंधन जलने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। तो अब आज हम देखेंगे कि अम्ल वर्षा का कारण कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड, वायु प्रदूषण, वायु में प्रदूषण, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, इसका कारण बन रहे हैं। और जो अम्लीय वर्षा होती है जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं, ये भी इसी के कारण होती है, जो कि जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है, मृदा की उपजाऊ शक्ति को कम करती है और जल के जो संसाधन है उन्हें बेकार करती है, गंदा करती है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, इसकी दूसरी हानियां क्या है। उत्पन्न CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। जो हमारा CO2 गैस है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये किसको उत्पन्न करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है, जिससे कि धरती पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है और बहुत ही ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। इसी के कारण अब ये तो हमारी कुछ हानियां हो गई जीवाश्म ईंधन जलाने से। अब इसको हम प्रदूषण को कैसे कम करें और जीवाश्म ईंधन का भी उपयोग करें, इसके बारे में कुछ जानेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यहां से, तो आपको एक एक का अच्छे से जवाब देना है, अच्छे से समझते हुए चलना है। तो जीवाश्म ईंधन में उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के उपाय ये कौन कौन से उपाय हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहला हमारा है दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करना। जो हमारी जलने की प्रक्रिया है उसमें और वृद्धि करना। अगर आग जल रही है तो उसे और अच्छे से जलाना, जिससे कि क्या होगा, धुआं उत्पन्न नहीं होगा। भाई जब आग जलती जाएगी धुआं उत्पन्न नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो प्रदूषण है वो कम होगा, वायु हमारी कम प्रदूषित होगी। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, विभिन्न तकनीकों का प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन को कम करना। तो मतलब ये जो विभिन्न तकनीकों का प्रयोग हम करते हैं दहन के लिए, जिससे कि गैसें हमारी वितरित होकर वायु में पहुंचती हैं, वायु को प्रदूषित करती हैं, इनको भी हमें कम करना होगा। उसके बाद तापीय विद्युत संयंत्र की बात करेंगे। तो जो हमारा तापीय विद्युत संयंत्र, ये जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम 70 नंबर का आने वाला है, जिसमें से 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। और एमसीक्यू क्वेश्चन आप तभी हल कर पाएंगे जब आपको पूरे किताब को आपने अच्छे से रीड किया होगा, उसको अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने ये नहीं किया है तो अन्यथा आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उसमें नंबर आप अच्छे से अच्छे ला सकते हैं और उसमें कोई गलत होने के चांस नहीं होते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि ये आंसर होगा तो उसमें गलत होने की संभावना होती ही नहीं है। इसीलिए एमसीक्यू में आपको कोई गलती नहीं करनी है। जितने भी नंबर हैं एमसीक्यू में अच्छे से 20 में से 20 ही लाने हैं। हमारे जितने बच्चे यूपी बोर्ड के हैं 10th क्लास के, उन तक ये जानकारी अच्छे से पहुंच जाए, ये भी मेरा एक प्रयास रहेगा कि उनको ये सब चीजें पता चलें कि कैसे एग्जाम देना है, कैसे क्या पैटर्न है, कैसे क्या लिखना है। क्योंकि बहुत से बच्चों को एग्जाम देने चले जाते हैं, यही नहीं पता होता है कि एग्जाम में उन्हें लिखना क्या है, उन्हें क्या कैसे क्या करना है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे तापीय विद्युत संयंत्र की। तो तापीय विद्युत संयंत्र क्या है, जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। और हमारे जो तापीय विद्युत संयंत्र है ये कोयले तथा तेलों के क्षेत्र के निकट स्थापित किए जाते हैं। पता है क्यों? जिसमें परिवहन में होने वाले व्यय को कम कर सके, क्योंकि ये कोयला संयंत्र, तेल संयंत्र इसमें ही काम आते हैं। इसी वजह से कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। कोयले और क्या कहते हैं, पेट्रोलियम की अपेक्षा जो हमारा विद्युत संयंत्र होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और उनकी अपेक्षा काफी ज्यादा अच्छा सुविधाजनक भी माना जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जल विद्युत संयंत्र। तो जल विद्युत संयंत्र में हम देखेंगे, पहला पॉइंट हमारा है जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे अभी इसमें से एक क्वेश्चन आएगा कि जल विद्युत संयंत्र जो मतलब स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है, तो ये हमारा जल विद्युत संयंत्र करता है। जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध है, क्योंकि जल प्रपातों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत कम है, मतलब जल प्रपात हमारे जल के स्रोत जो है वो कम है, लेकिन बांध अधिक है।
भारत में ऊर्जा की मांग 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। यानी टोटल भारत में ऊर्जा की मांग अगर 100% है तो उसमें से 25% हमारा किससे की जा रही है? जल के द्वारा। किससे 25% की जा रही है? जल के द्वारा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है, सीधा सीधा पूछ भी सकता है। देखो भाई, सीधी बात है, जल विद्युत संयंत्रों से पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि वो हमारी वायु को गंदा नहीं करते हैं, इसी वजह से। उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। तो जो हमारा जल विद्युत ऊर्जा होता है एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद 3 पॉइंट की बात करेंगे। बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ हो गया है। तो जो हमारे बांध बने हैं उससे बहुत से बेनिफिट हुए हैं, उससे कोई हानि नहीं है, सब बेनिफिट ही हुए हैं। हानियां क्या है उनके बारे में भी बात करेंगे। बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। भाई सही बात है, जब बांध का निर्माण होता है तो बहुत सी बेचारी कृषि योग्य भूमि हमारी बेकार हो जाती है और बहुत से मानव के घर उसमें डूब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनको रहने को बेसहारा हो जाते हैं, उनके पास कोई आश्रय नहीं बचता है। तो ये हमारी एक मुख्य हानि भी है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। परिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। तो भाई जहां पानी भर जाएगा वहां पे कुछ बचेगा तो है नहीं, तो भाई सीधी सी बात है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। पेड़ पौधों वनस्पति का जल में डूबने से अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने से मीथेन गैस का उत्पन्न होना, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, और वनस्पति होती हैं, तो जब उसमें जल आएगा, ठीक, तो भाई सीधी बात है कि वो सब बेकार हो जाएगा, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, उसी पानी में सड़ जाएंगे, तो जिससे मीथेन गैस उत्पन्न होगी और ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, जिससे वायु पे इफेक्ट होगा। सीधी सी बात है। नंबर 4 की बात करेंगे। जैसे पानी में आप कोई चीज डाल दें, आलू आपके वहां है 2 4 10 बोरा, वो सट गया, वो डाल दें, तो वो हमेशा रहेगा, तो उससे गंदगी फैलेगी नहीं, तो वायु में ही तो मिलेगी जाके। 4 पॉइंट की बात करेंगे। विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या। और जो बेचारे लोग बाहर से तंग आके परेशान हो गए हैं, वो कहाँ, मतलब उनकी कहाँ से ये हानि है कि वो बेचारे कहाँ से दोबारा इतना वैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक घर बनाने में पूरा जीवन लग जाता है, इतनी मेहनत के बावजूद भी चीजें संपन्न नहीं बन पाती हैं। तो ये हमारा था जल विद्युत संयंत्र। उसके बाद ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। अब देखो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जिसे हम प्रौद्योगिकी बोलते हैं, उसमें क्या क्या सुधार होंगे उसके बारे में देखेंगे। जैव मात्रा बायोमास, जैव मात्रा मतलब बायोमास, कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। तो कृषि व जंतु अपशिष्ट ये कौन कौन से हैं? जैसे गाय का गोबर है, गोबर से कंडा बन गया, कंडा आपने देखा है कोयला टाइप का जलने के लिए, तो आखिर काम तो ईंधन का ही उससे हुआ, ठीक है। लकड़ी ये भी ईंधन का काम की, सूखे तने पत्ते ये भी जलाने काम आ गए, तो ये एक प्रकार से ही ईंधन ही हुआ जाके। नंबर 1 की बात करेंगे लकड़ी की। लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये बात तो कोई कहने की नहीं भाई, तुमको पता है जब पहले आदि मानव का जन्म हुआ था तो यहाँ पे सब चीजें नहीं पता थी। आदि मानव ने पत्थर से पत्थर घिस के आग जलाना सीखा और सभी को आग के बारे में पता चला। फिर उन्होंने वहां पे भाई जंगल वन घने थे ही, हमारा प्राकृतिक वातावरण था, कोई सुख सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने सब चीजों का उपयोग वहीं से प्रारंभ किया। आग जलाना सीखा, आग को लकड़ी में जलाया, देखा कि ये जल गई, तो उस चीज से लकड़ी हमारी आगे आने लगी। तो ये बहुत पहले से उपयोग हो रही है। हानियां क्या है? जलने पर बहुत अधिक धुआं होता है, ये भाई बहुत इसकी गंदी आदत है। अगर जो लकड़ी होती है तो पहली बात जलेगी नहीं, और जलेगी तो धुआं भी होगा। सूखी लकड़ियों में धुआं कम होता है। उसके बाद अधिक उष्मा का ना देना, इनकी जो उष्मा होती है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है, वो मतलब कम ही समय में समाप्त हो जाती है। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि अधिक उष्मा का ना देना, ये भी एक इसकी हानियां है, इसका एक अवगुण है। अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत स्रोतों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना। तो लकड़ी से जब आप चारकोल या कोयला बनाएंगे तो इससे इसकी जो स्रोत की दक्षता है, मतलब ऊर्जा जो हम ईंधन जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, इसको और बढ़ाया जा सकता है लंबे समय तक के लिए। अब चारकोल क्या होता है? लकड़ी की वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने में उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल हमारा कोयला प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन भी दी गई है। लकड़ी O2 की मात्रा सीमित, लो मिल गया चारकोल।
अब इसमें ऑक्सीजन लेवल हिसाब किताब का रह गया। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है क्योंकि यह बिना ज्वाला के जलता है। अपेक्षाकृत धुआं तो करता ही नहीं है, बहुत कम करता है। ऊष्मा उत्पन्न करने की भी क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। गोबर के उपले, जैसा मैंने आपको बताया, कंडा जिसे गांव देहात में बोलते हैं, जैव मात्रा का एक रूप है, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियां भी हैं, जैसे बहुत अधिक धुआं उत्पन्न होना। ये इसकी एक बुराई भी है कि मतलब है तो एक ईंधन का स्रोत ऊर्जा का, लेकिन कंडे में बहुत धुआं होता है। मैं आप लोगों को लाइव वीडियो में दिखा भी सकता हूं कि मतलब ये है वास्तविकता में। उसके बाद पूरी तरह दहन न होने के कारण राख का बनना, ये कायदे जलते नहीं है और राख बन जाते हैं, ये भी इनकी एक खराबी होती है, इसमें हानि होती है। तीसरा पॉइंट है, परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर एक सस्ता एवं उत्तम ईंधन बन जाता है। तो तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग जो होता है गैस में संयंत्र होने पर यह एक सबसे सस्ता उपलब्ध बनता, मतलब भाई देखो गोबर का उपला सबसे सस्ता साधन है, ये हम बोल सकते हैं। ईंधन का लकड़ी भी इससे महंगी आती है, लेकिन हाँ इसका कोई वो फायदा नहीं है, मैंने आपको बताया भी। अब बात करेंगे बायोगैस के बारे में। गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थित में अपघटित होते हैं तब बायोगैस का निर्माण होता है। अब देखो भाई बायोगैस का निर्माण कैसे होता है। गोबर फसलों के कटने के पश्चात जो अवशिष्ट बचे रहते हैं कि पूरा खेत में काट के ले आते हो, भिंडी अभी है तो भिंडी तोड़ के बेच के लाओगे, उसके अवशिष्ट तो बची जाएंगे उसकी लकड़ियां, तो ये सब ईंधन के रूप में काम आते हैं। वही सब जब O2, अब उसमें कुछ लकड़ी में जान नहीं बची, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इस पौधे से, तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि यह अब किस काम आएगा, यह हमारे बायोगैस में परिवर्तित हो जाएगा या बायोगैस का निर्माण करेगा। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं। जैसे गैस को संपाचित के ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है, जिससे पाइपों के द्वारा उपयोग में निकाला जाता है। तो बायोगैस का निर्माण होता है, चीजों का अपघटन होता है। गैस कौन कौन सी, CH4 मीथेन, CH3 मीथेन, सॉरी हाँ CH4 मीथेन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4। तो ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं, गैसें उत्पन्न होती हैं। जो गैस अब इसके नीचे देखेंगे ये हमारा दिया गया है कि मतलब बायोगैस का निर्माण कैसे हो रहा है। ये एक टंकी दी गई है, ये इसका संपात चित्र है कि किस तरह से गैस की टंकी ये है और कहां कहां से गैसों का वितरण हो रहा है और किस जगह पे। बायोगैस के कुछ लाभ भी हैं, इनको भी हम जानेंगे, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आ गया कि बायोगैस के लाभ क्या है, एग्जाम्पल उसमें आ गया MCQ में जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो आपके उसमें आ गया तो लघु उत्तरी में या लघु उत्तरी में, तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी तभी तो बता पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, बायोगैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। इसमें CH4 की मात्रा कितनी होती है, 75% तक होती है, इसलिए बायोगैस को एक सबसे अच्छा ईंधन माना गया है। धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। दूसरी खास बात क्या है बायोगैस की, इससे कोई धुआं उत्पन्न नहीं होता है। तीसरी खास बात, जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अपशिष्ट शेष नहीं बचता है। अच्छा इसमें क्या होता है, बायोगैस में जल तो जाती है लेकिन इसमें राख वाख वाला कोई बवाल नहीं है, ये सब कुछ इसमें नहीं बचता है। तापन क्षमता का उच्च होना, भाई जब अच्छी जलेगी धुआं नहीं उत्पन्न करेगी तो ताप हमें ज्यादा मिलेगा ही, टेम्परेचर जाहिर सी बात है। जैसे आप है पानी को गैस पे रखिए उबालने के लिए, तो एक तरफ आपने ऐसे रखा है कि उसमें कोई प्लेट आपने ऊपर से ढक दी और एक को आप खुले में रखिए, तो आप देखेंगे जो आपने प्लेट रखी होगी जिसके ऊपर, उस पानी का ताप हमेशा खुले वाली पानी के ताप से ज्यादा ही होगा। तो ये तो बात होती ही है। उसके बाद बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है, यानी ऊर्जा के रूप में प्रकाश के। संयंत्र में शेष बची सर्दी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि उत्तम खाद के रूप में काम आती है। अच्छा बायोगैस में ये भी है कि इसमें जो चीजें सल्फर और उसकी फास्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो ज्यादा मात्रा में होती है, वो आपको पता है कि सल्फर और नाइट्रोजन ये सब हमारे खाद्य वो है साधन है, खाद्य संसाधन है, और खाद के रूप में काम भी आते हैं। नंबर 7 पॉइंट की बात करेंगे, अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय। तो क्या उपाय है इसमें भी देखेंगे। पहला हमारा पवन ऊर्जा।
पहला पॉइंट इसमें है सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के आसमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। तो इसमें क्या है कि जो हमारे सूर्य विकिरण यानी सूर्य की किरणें हैं उनसे क्या होता है, भूखंडों तथा जलाशयों के आसमान गर्म होने, जब आसमान हमारा ज्यादा गर्म होगा तो वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का जो है प्रवाह भी होता है। तो ये हमारा पवन ऊर्जा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। अब पवन चक्कियों द्वारा किन कार्यों में किया जाता है ये भी देखेंगे। जल को कुएं से खींचने में, अनाज चक्कियों को चलाने में, टरबाइन को घुमाने में, जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न, जनित्र मतलब जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में। परंतु एकल पवन चक्की बहुत कम उत्पादन होता है। एकल पवन चक्की से क्या होता है, अगर एक पवन चक्की है तो बहुत कम उत्पादन होगा, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है और यह स्थान पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। तो पवन ऊर्जा फार्म क्या है, जहां पे बहुत सारी पवन चक्कियां एक साथ स्थापित की जाए। कम क्यों नहीं की जाती हैं, क्योंकि कम करेंगे तो इसका कोई मतलब उत्पादन बहुत कम होता है। पवन ऊर्जा अगर एक लगी है चक्की तो बहुत कम उत्पादन होगा, इसीलिए एक साथ कई ज्यादा की जाती हैं। सबसे मेन रीजन यही है। उसके बाद पवन चक्की को चलाने हेतु पवन गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी आवश्यक है। यानी जो हमारी वायु की गति है हवा की वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, तभी हम पवन चक्की को चला पाएंगे। अब पवन ऊर्जा के लाभ क्या क्या है इसमें भी देखेंगे। जो हमारी पवन ऊर्जा होती है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, ये पर्यावरण हितैषी होती है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा हमारा क्या है, नवीकरणीय, एक नई ऊर्जा बनी है उसका स्रोत है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्च या लागत ना होना, और पवन चक्की आपने एक बार स्थापित कर ली तो आपको विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बार बार खर्च या लागत की आवश्यकता नहीं होगी। बस आपके वायु की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, आपकी पवन चक्की चलेगी और उससे आप विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा की सीमाएं क्या हैं इनको देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता। भाई पवन ऊर्जा फार्म की क्या कोई भी चीज का हम फार्म बनाएंगे तो हमें भूमि बहुत ही मात्रा में चाहिए होगी। उसके बाद 2 पॉइंट की बात करेंगे, लगातार 15-20 किलोमीटर घंटा पवन गति की आपूर्ति होना, और लगातार जो है हमारी वायु की गति है वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक होनी चाहिए अगर हमें पवन चक्की चलानी है। उसके बाद अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना। भाई इसमें जब पवन ऊर्जा की चक्की स्थापित करेंगे तो शुरुआत में पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, इसीलिए बताया गया है अत्यधिक प्रारंभिक मतलब शुरुआत में ज्यादा पैसा लगना। 4 पॉइंट की बात करेंगे, पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंध लागत अधिक होना। तो पवन चक्की में जो ये 3 पर लगे होते हैं, चक्की टाइप की चलती है, उसके परों की लागत बहुत अधिक होती है, इसको प्रबंध करना मैनेज करना भी दिक्कत भरा होता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। भाई एक क्वेश्चन मिल गया बहुत ही गजब का कि पवनों का देश किसे कहते हैं, तो हमारा जो डेनमार्क है उसे हम क्या कहते हैं, डेनमार्क को हम पवनों का देश कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, भारत का ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। यानी पवन ऊर्जा द्वारा जो भारत में हमारी बिजली उत्पन्न होती है उसमें भारत देश का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। उसके बाद बात करेंगे तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है जो कि 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। एमबी का मतलब होता है मेगावाट, क्योंकि विद्युत को हम मेगावाट में दर्ज करते हैं। तो ये हमारा कितना विद्युत उत्पन्न करता है, 380 मेगावाट। तो ये हमारी कुछ पवन ऊर्जा की सीमाएं थी। अब हम वैकल्पिक और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये पार्ट 1 रहा। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। आप चीजों को अच्छे से समझेंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया तो इसका पार्ट